वेलकम टू करियर पाथ। आज का हमारा न्यू टॉपिक है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, प्रपोज़ल देता है। ठीक है, प्रपोज़ल देने को ही हम क्या कहते हैं, ऑफ़र भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्सन ने जब दूसरे पर्सन को क्या दिया है, ऑफ़र दिया है या फिर प्रपोज़ल रखा है। ठीक है, दैट इज़ ए ऑफ़र एंड प्रपोज़ल की होगी आपके पास प्रोसेस। और जब दूसरा पर्सन जब वो उस पर्सन का ऑफ़र या फिर प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है, वहाँ पे उसकी क्या आ जाती है, एक्सेप्टेंसेस आ जाती है। तो आज हम यही पढ़ेंगे ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के बारे में। देखते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपके सेक्शन किस हेड में दी गई है, सेक्शन 2 अंडर द क्लॉज ऑफ एच में दी गई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट जब आपका उसमें एनफोर्स कर दिया जाता है लॉ, तो ये पूरा आपका क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, अगर हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो एग्रीमेंट आपके कौन से हेड में आता है, कौन से सेक्शन में आता है, तो ये सेक्शन में आता है आपके 2 क्लॉज ऑफ ई क्लॉज में आपका दिया जाता है। एग्रीमेंट आपका जो है वो फ्री कंसेंट पार्टीज होती हैं। ठीक है, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बनाया है उसमें क्या होगा, लॉफुल आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एंड फ्री कंसेंट होगा। फ्री कंसेंट मतलब कि आपका ये नहीं है कि कोई एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी पर दबाव डाल रही है, किसी बात का कोई प्रेशर डाल रही है कि भई आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक जो दो इंडिविजुअल पार्टीज़ हैं वो अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना नहीं चाहती हैं तो वो नहीं बना सकती। उनका यहाँ पे क्या होता है, फ्री कंसेंट होता है। ओके, एंड एक पर्टिकुलर आपका कंसिडरेशन की अमाउंट भी होती है। ठीक है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर आपको अमाउंट देनी पड़ेगी। लाइक जैसे ए है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन हमारे पास बी है। ए अगर ऑफ़र रखता है या फिर वो प्रपोज़ल देता है बी को कि वह अपनी कार बेचना चाहता है बी को। ठीक है, ए ने बी को कार बेचना चाहता है। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर अमाउंट में बेचना चाहता होगा, लाइक 10 लाख रुपीज़ में वो बेचना चाहता है। ठीक है, तो जो ये 10 लाख रुपीज़ है ये आपकी क्या है, कंसिडरेशन की अमाउंट है, जो कि अगर बी ए के इस ऑफ़र या फिर प्रपोज़ल को अगर एक्सेप्ट करेगा तो उसे ये कंसिडरेशन के अमाउंट को पे करना ही करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ऑफ़र और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में हमने जैसे पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा और एनफोर्सेबिलिटी लॉ हो गई। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, प्रपोजल या फिर ऑफर, सेकंड एक्सेप्टेंस, थर्ड कम्युनिकेशन। ऑफर या फिर आपका प्रपोजल की बात करें, ये एक्सेप्टेंस है। इनके बीच ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिकेशन। अगर हमारे पास कम्युनिकेशन ही नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास ना तो प्रपोजल होगा ना ही कोई एक्सेप्टेंस की बात जाएगी। ओके, तो अभी हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। प्रपोजल की बात करते हैं। जो वर्ड प्रपोजल है या फिर आपका वर्ड है ऑफर, इनको हम इंटरचेंजली यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम कई जगह पे ऑफर यूज़ कर लेते हैं तो कभी हम इसको प्रपोजल यूज़ कर लेते हैं। मतलब जब एक पर्सन ने अपनी विलिंगनेस, अपनी जो भी उसकी इच्छा थी, जब दूसरे के सामने रखी है, ठीक है, उसे अपनी कुछ करने की उसकी विलिंगनेस है। जैसे एक पर्सन है, उसने बी पर्सन को क्या कही थी, कार बेचने की, उसने कहा था ना कि कार बेचना चाहता है, वो 10 लाख रुपए में उसे कार बेचना चाहता है और वो बी को बेचना चाहता है। तो उसने एक ने अपनी विलिंगनेस किसके सामने रखी है, बी के सामने रखी है, दैट इज़ ए प्रपोजल। और इस प्रपोजल में क्या है, ए क्या है, आपका सेलर है जो कि बेचना चाहता है, बी क्या है, आपका परचेजर है। ठीक है, तो अगर आपका कोई प्रपोजल बनाया जाता है, ठीक है, कोई प्रपोजल बना रहे हैं या फिर कोई ऑफ़र बना रहे हैं, ठीक है, जब कोई सेलर होता है तो एक बात ध्यान रखना, उसके पीछे ओ आर लग जाता है। परचेजर होगा तो उसके पीछे डबल ई लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम प्रपोजल की बात करें तो प्रपोजल में क्या होता है, प्रॉमिस होता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, प्रॉमिजर। और अगर हम ऑफ़र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, ऑफरर।
और अगर ये बी है जिसको परचेज कर रहा है तो यहाँ पे लग जाए इसका ऑफरी, और प्रोमिजर है ये तो ये आ जाएगा प्रोमिजी। ओके, तो यहाँ पे दो पार्टियाँ आपकी बनेंगी। कौन कौन सी पार्टीज होंगी? एक तो होगी आपके पास ऑफरर एंड देन सेकंड क्या होंगे आपके पास ऑफरी। ओके, जिसे हम कई बार प्रोमिजर भी कह देते हैं, प्रोमिजर और प्रोमिजी। ओके, आगे हम क्लासीफाई करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफ़र। ऑफ़र कितने टाइप्स के होते हैं? तो एक होता है हमारे पास एक्सप्रेस ऑफ़र, कि हम अपनी एक्सप्रेस के थ्रू बता सकें कि हम इसे ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्लाइड ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र किसी एक ही स्पेशल के लिए रखा जाए, जनरल ऑफ़र जो सभी के लिए हो, क्रॉस ऑफ़र एक के बदले दूसरा ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र, स्टैंडिंग ऑफ़र। तो इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, क्या होगा ये। फर्स्ट आता है हमारे पास जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र होता है जो कि सभी के लिए वैलिड है, मतलब यहाँ पे कोई स्पेशल पर्पस, कोई स्पेशल पर्सन के लिए नहीं रखा गया कि हाँ ये जो है इसी मतलब पर्सन के लिए ऑफ़र है, कोई और दूसरा जो पर्सन है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नो, ये एक मतलब जनरल ऑफ़र है जो सभी के लिए आपके पास वैलिड है। कोई भी पर्सन जो है अगर उसकी विलिंगनेस को फुलफ़िल करना चाहता है तो वो फुलफ़िल कर सकता है, ठीक है। लाइक अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एक एडवर्टाइजमेंट में गिवन होता है न्यूज़पेपर में जो है आपकी एडवर्टाइजमेंट आती हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है, ट्रेस करने के लिए। कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, जैसे एक पर्सन है, अब वो मिसिंग हो गया, वो खो गया कहीं पे, ठीक है। उसकी एडवर्टाइजिंग कहाँ दी गई? न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग दी गई है, ठीक है। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन इसे एक्सेप्ट कर सकता है, जो भी उस मैन को जो है ढूंढ के लेके आएगा, ठीक है। और उसके ऊपर रिवॉर्ड दिया गया है, ठीक है। मतलब ये कहा गया है कि एक ए पर्सन है, ठीक है, जो कि ये कहीं खो गया है, ठीक है। अब इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमने कहाँ दे दी है? न्यूज़पेपर में दे दी है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट है वो कोई भी बंदा पढ़ सकता है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर जो एक को बंदे को लेके आएगा, ठीक है, उसे ट्रेस करेगा, उसको लेके आएगा, ठीक है, वो किसका हकदार होगा? रिवॉर्ड का हकदार होगा, ठीक है, उसे रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अब वो कोई भी बंदा लेके आ सकता है, ठीक है, उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे किसी नाम तो मेंशन नहीं है कि हाँ भाई ये बंदा लेके आएगा तो इसी को रिवॉर्ड मिलेगा, बाकी लेके आएंगे तो नहीं मिलेगा। दैट इज़ जनरल ऑफर, ये किसी के लिए भी आपके वैलिड है। मतलब कोई भी इस जो भी आपकी जो भी विलिंगनेस है, आपकी कोई भी किसी भी विलिंगनेस को आपके फुलफिल कर सकता है। आपकी विलिंगनेस है कि आपको ए चाहिए, ठीक है। अब उसको कौन बंदा लेके आ रहा है ये आपको नहीं पता, ठीक है, नहीं आपको जानना है। दैट इज़ इज जनरल ऑफर। स्पेशल ऑफर होता है किसी स्पेशल पर्सन के लिए, ठीक है। जैसे ए ने कहा कि बी को जो है मतलब वो कार सेल करेगा, ठीक है, एक सर्टेन कॉस्ट 10 लाख रुपए में सेल करेगा। उसने कहा, ए ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी कार सिर्फ बी को ही दूंगा, किसी में सी पार्टी को अपनी कार नहीं बेचूंगा। दैट इज़ ए स्पेशल ऑफर। ये सिर्फ ऑफर सिर्फ बी के लिए है, सी के लिए ऑफर नहीं है। वो ए जो है वो अपनी कार सिर्फ बी को ही देना चाहता है, सी को वो अपनी कार देना ही नहीं चाहता है। तो ए का जो ऑफर है वो सिर्फ बी के लिए है। दैट इज़ ए स्पेशल ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर होता है जब एक स्मॉल कंपनी है, ठीक है, अगर एक स्मॉल कंपनी मतलब कि सेल करना चाहती है, ठीक है, अपने आप को जो है एक लार्जर कंपनी को सेल करना चाहती है। मतलब अब एक जो छोटी कंपनी है वो बड़ी कंपनी को बेचना चाहती है, एक स्पेसिफिक उसके अमाउंट्स है, कंसिडरेशन की जो अमाउंट लगेगी, ठीक है। लार्जर कंपनी भी चाहती है कि चलो भाई हम इसको बाय कर लेंगे, ठीक है, स्मॉल कंपनी को फॉर द इसी अमाउंट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे दोनों ने अपनी मतलब कि ये भी चाहती है, ठीक है, मतलब कि जैसे ये वाली जो स्मॉल कंपनी है और ये लार्जर कंपनी है, ठीक है। अब ये भी यही चीज़ चाहती है कि 10 लाख रुपए में कि इसको मतलब कि परचेज़ कर लेगी, और ये भी चाहती है कि 10 लाख रुपए में जो है मैं सेल हो जाऊंगी, ठीक है। तो मतलब दोनों का अपना अपना है, लेकिन सेम कंसिडरेशन है, सेम अमाउंट है, सेम टाइम है, सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। मतलब दोनों ने अपने ऑफ़र जो है एक दूसरे को नहीं बताए हैं। जब ये अपने ऑफ़र जो है वो एक दूसरे को बताएंगे एट द सेम टाइम, दैट इज़ ये क्या हो जाएगा? क्रॉस ऑफ़र हो जाएगा,
ठीक है, मतलब कि सब कुछ सेम है, दोनों ने अपनी अपनी दिमाग में सोच रखा है कि हाँ भाई मुझे इस कंपनी को ख़रीदना है, इसने सोच रखा है मैंने इस कंपनी के साथ, मतलब मुझे इस कंपनी के साथ बिकना है, इसने कहता है कि मैंने इसको ख़रीदना है, ये कहता है मैंने इसके साथ बिकना है। दोनों ने अपने अपने दिमाग में सोच रखा है, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों एक ही टाइम पे, कंसिडरेशन के अमाउंट भी सेम है, 10 लाख रुपए ये इसमें गया है, 10 लाख रुपए इसमें, कंसिडरेशन के अमाउंट भी सेम है, लेकिन जब ये अपने एक सेम टाइम पर जब ये दोनों जो है अपना अपना ऑफर एक दूसरे के सामने रखेंगे, दैट इज़ ए क्रॉस ऑफर, इसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या कहता है, एक्स ऑफर देता है किसको, वाई को, ठीक है, उसकी बाइक जो है 100 रुपये में बेचने के लिए, ठीक है। वाई इस ऑफ़र को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, उसने कहा कि नहीं मुझे इस ऑफ़र नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो और ऑफ़र देता है ए को बाय करने के लिए उसकी बाइक सिर्फ 80 रुपये में, ठीक है। तो ये कौन सा ऑफ़र आपका पास, काउंटर ऑफ़र है। काउंटर ऑफ़र क्या होता है, जब हम कोई भी आपने ऑफ़र दिया, ठीक है, उस ऑफ़र में आपने कोई भी मॉडिफिकेशन कर ली, ठीक है। मॉडिफिकेशन करने के लिए आप, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपने उसमें अपनी अपनी डिमांड्स लिखी एंड देन आपको उसमें मॉडिफिकेशन करना है तो वहीं पे आपने काटा मार के और यहीं पे लिख दिया कि हाँ इसमें ये कंसिडरेशन अमाउंट इतनी होनी चाहिए, नहीं, इसके लिए आपको एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो जब मॉडिफिकेशन करेंगे, जब एक पहले हमारे पास एग्जिटिंग कॉन्ट्रैक्ट था, जब हम मॉडिफिकेशन करा तो हमारे पास एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, दैट इज़ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ ए काउंटर ऑफर। हमने उस ऑफर को काउंटर किया है, मतलब यहाँ पे कहता है कि एक्स ने वाई को ऑफर दिया कि 100 रुपये में तुम मेरी बाइक ले लो, ठीक है। वाई ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, बोला 100 रुपये में नहीं लूँगा, 80 रुपये में ले लूँगा। तो यहाँ पे लेनी तो है उसे बाइक, लेकिन वो 100 नहीं 80 रुपये में लेके, मतलब कि मॉडिफिकेशन हुआ, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन किया गया है उसके, चाहे फिर वो क्लॉज में करे या फिर उसकी लीगल कुछ भी बाउंड्रीज़ में कुछ भी क्लॉजेज वगैरह दे या फिर कुछ अपनी तरफ से और क्लॉजेज लिखे, ठीक, कोई भी चीज़ें होंगी, ठीक है। उस चीज़ को अगर आप करने के लिए एक क्या बनाओगे, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, ठीक है। पहले से आपका एग्जिटिंग कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए आपने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाया, दैट इज़ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ ए काउंटर ऑफर, इसे हम क्या कहेंगे, काउंटर ऑफर कहेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग एक ऑफर अलाउड होता है टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम, मतलब कि कुछ टाइम तक ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, मतलब कुछ टाइम तक ही वो वैलिड है, उसके बाद में उसकी कोई वैलिडेशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके टेंडर्स निकलते हैं, ठीक है, टेंडर्स किसके निकले, गुड्स को सप्लाई करने के, ठीक है। अब टेंडर निकल लिए, ठीक है, उसके बाद में अगर कोई टेंडर भरने आता है, टेंडर का फॉर्म फिल करता है, उसके लिए वैलिड नहीं है क्योंकि टेंडर की तो डेट चली गई है ना। जैसे कि अगर हम बात करें ए ने मतलब ए ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी कि उसका डॉग जो है वो लॉस्ट हो गया है, ठीक है। अब कोई पर्सन है बी, उसने जो है इस डॉग को जो है मतलब कि इस डॉग को क्या कर लिया है, ढूंढ के और ए को जो है सौंप दिया है, तो उसको रिवॉर्ड मिल गई, ठीक है। कंसिडरेशन की जो अमाउंट थी, ठीक है, उसको रिवॉर्ड मिल गया है, ठीक है। बट यहाँ पे इसकी वैलिडनेस यहाँ तक ख़त्म हो गई क्योंकि ए को क्या चाहिए था, डॉग चाहिए था, उसने कॉन्ट्रैक्ट डॉग के लिए किया था। अब बी ने उसका डॉग निकाल दिया है। अब सी अगर कुछ महीनों के बाद में कोई डॉग का अगर ये कहे कि हाँ भाई आपका ये डॉग है, ठीक है, और आप इसे ले लो और मुझे रिवॉर्ड दो, तो ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी जो डॉग था ए का वो तो ऑलरेडी उसे मिल चुका है ना। तो वो जो एक पर्टिकुलर जो पीरियड है वो फिनिश हो चुका है। जब किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर पीरियड फिनिश हो जाता है, दैट इज़ ए स्टैंडिंग ऑफर, मतलब वो कुछ टाइम तक ही कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। जो मतलब कुछ टाइम के लिए ही वो ओपन है, बाद में वो क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो वो जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल था वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए क्लोज था, जो कि बी ने उसका फुलफिलमेंट कर दी थी। ए को डॉग चाहिए था, ए को डॉग मिल गया, ठीक है, बी ने उसकी जो विलिंगनेस थी उसको फुलफिल कर दिया। अब सी जो है वो कुछ महीनों के बाद में उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के अगर ए के पास जाता है तो दैट इज़ नॉट ए वैलिड,
ये वैलिड नहीं है, बिकॉज ए को तो डॉग चाहिए था और उस टाइम पे मिल गया। अब वो पर्टिकुलर जो न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल था वो तो क्लोज हो चुका है, उसका जो पीरियड है वो क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है। दैट इज़ ए स्टैंडिंग ऑफर, जो कि कुछ टाइम के लिए रहेगा, बाद में आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या क्या रूल्स होते हैं एक ऑफर के लिए? ऑफर मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशंस। ऑफर जो है उसमें आपका कुछ लीगल रिलेशन को वो क्या करता है, क्रिएट करता है। क्योंकि ऑफर जो है उसमें क्या होता है, एक ऑफर होता है, उसमें जब आपकी एक्सेप्टेंस आ जाती है, एक्सेप्टेंस में फिर एनफोर्स कर देते लोग, दैट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपके लीगल होता है, ठीक है। लीगल रिलेशंस होते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंस होते हैं नॉन परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। सो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई भी लीगल रिलेशन होता नहीं है, इसलिए कोई भी ये वैलिड ऑफर होता नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपको एक ऑफर, अगर आप कहते हो कि ऑफर जो है वो वैलिड है, दैट उसमें क्या होनी चाहिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि इट मीन्स अगर आपका जो है, अगर इन केस आगे जाके अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर वो फुलफिलमेंट नहीं होता है तो आप उस पर सू कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। तो इसके लिए आपके पास लीगल होना ही होना चाहिए, ठीक है। लॉज आपको अप्लीकेबल करना ही करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी लीगल नहीं है, जिसमें जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास कोई भी लीगल रिलेशंस नहीं होते हैं, तो ये एक तरह का वैलिड ऑफर नहीं माना जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करें, जो टर्म्स है ऑफर के प्रपोजल की, वो क्लियर और डेफिनेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कंसिडरेशन के अमाउंट 10 और 12 लिख दी, 10 और 12 लिख दिए, ठीक है। ऐसा नहीं, या तो आप 10 लिखो या फिर आप 12 लिखो, मतलब क्लियर हो आपका। ऐसा नहीं है कि आपने 5 और 6 लिख दिया है, नहीं, क्लियर हो आपका, स्पष्ट हो और डेफिनेट हो। एक वैग्यू नहीं होना चाहिए उसमें, और कोई अनक्लियरनेस वाली बात नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ इसमें कोई भी जो अमाउंट है वो आपका 10 और 12 में आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। मतलब 10 ही लिखो या फिर आप 12 ही लिखो, मतलब एक चीज़ होगा जो आपका जो ऑफर होगा, जिसमें आपके टर्म्स और क्लोज आएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट में आपके क्लोज वगैरह लिखे जाएंगे, उसमें जो पर्टिकुलर जो अमाउंट लिखी जाएगी वो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 10 12, आपके ऐसा नहीं होगा। या तो 10 लिखो या फिर 12 लिखो, मतलब एक क्लियर होना चाहिए, कोई भी उसमें वैग्यूनेस की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफरी। कोई भी आप अगर ऑफर बना रहे हो तो ऑफरी कौन सी होती है, जो भी आपका क्या करेगा, परचेज करेगा, ठीक है। परचेज करेगा, जो भी दूसरी पार्टीज हैं, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट कर रही है ऑफर को, वही हो गई आपकी, ठीक है। तो आपको जो ऑफर है वो ऑफरी के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उसकी नॉलेज में होना चाहिए कि आपने इसके साथ ये ऑफर बनाया है। विदाउट नॉलेज प्रपोजल, विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं करे जा सकते। तो क्लियर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए भी प्रपोजल में। प्रपोजल में कोई भी इग्नोरेंस वाली काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफरी जो ऑफरर है, ठीक है, उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी क्लोज वगैरह डाल रहा है या फिर कुछ भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स में मॉडिफिकेशन करवा रहा है, कुछ भी अगर करवा रहा है, तो ऑफरी के साथ उसे क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। ऑफर मस्ट बी मे बी कंडीशनल। ऑफर हो सकता है कंडीशनल भी हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस जो है वो कंडीशनल नहीं हो सकती है। आपकी एक्सेप्टेंस के आप ये नहीं कह सकते मैं तभी एक्सेप्ट करूँगा जब आप मेरी ये शर्तें पूरी करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस आपकी कंडीशनल नहीं हो सकती, लेकिन ऑफर आपका कंडीशनल हो सकता है, ठीक है। ऑफर कैन बी मेक द ऑफर सब्जेक्ट्स, कोई भी आपकी कोई टर्म्स हो गई, कोई कंडीशंस हो गई, ठीक है, जो कि नेसेसरी है। तो इसीलिए जो ऑफर है वो तो कंडीशनल हो सकता है, लेकिन आपका एक्सेप्टेंस जो है वो कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें, ए ने जो है ऑफर किया सेल करना है गुड्स बी को, ठीक है, तो वो ही मेक्स पे इन एडवांस, ठीक है। वो कर चाहता है कि जो अगर वो सेल कर रहा है ये गुड्स को बेचेगा, ठीक है, तो वो चाहता है जब मैं ये गुड्स को सेल करूं तो उससे पहले मेरे पास हाफ पेमेंट होनी चाहिए एडवांस में, ठीक है। अगर बी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज़ ए क्या है, ये कंडीशनल वाला आ गया। मतलब वो चाहता है कि मैं सेल तभी करूँगा गुड्स को जब ये मेरे पास हाफ पेमेंट कर लेगा पहले ही एडवांस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफर कैन नॉट कंटेन ए नेगेटिव कंडीशन, को कोई कंटेन नहीं करना चाहिए। आपके ऑफर में कोई भी नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। लाइक ए जो है
वो ए है बी है, ठीक है। ए ऑफर करता है सेल कि वह अपनी जो काव है वो बी को कितने में बेचेगा, 5,000 रुपये में बेचेगा, ठीक है। ऑफर जो है वो मंडे तक ही है। ऑफर इज़ नॉट रिजेक्टेड बाय मंडे, इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड, दिस इज़ नॉट ए वैलिड ऑफर। वो कह रहा है ये सिर्फ ऑफर आपके लिए सिर्फ मंडे तक है, ठीक है। अगर आपने इसे रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करो, एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करो, अदरवाइज उसके बाद में ये वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक सिर्फ आपकी टर्म और कंडीशंस के बारे में बता रहा है, तो इसमें कुछ आपके नेगेटिव टर्म्स भी आ रखी है, ठीक है। दैट इज मीन्स ये क्या है, एक इनवैलिड ऑफर है। मतलब इसमें क्या आ रही है कि एक नॉन कंप्लाइंस है किसी भी टर्म या फिर क्लॉजेज में। ऑफर कैन नॉट बी लीड टू ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस नहीं कर ले जाता ऑफर के द्वारा। आपने सोचा, मतलब आपने ए ने बी से ही भी नहीं पूछा कि आपको मतलब कि करना है नहीं करना, एक्सेप्टेंस करना है नहीं करना, मतलब इसके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ एक सर्टेन टाइम्स के पीरियड के बाद में। उसने ये सोच लिया कि मतलब इसमें कहता है कि ए है एक पर्सन और एक पर्सन बी है। ए कहता है कि वह अपनी काऊ बेचना चाहता है, ठीक है, 5,000 रुपये में। किसको बेचना चाहता है, बी को। अगर जो है बी मंडे तक का टाइम है बी के पास, या तो वो इस ऑफ़र को जो है रिजेक्ट कर सकता है, अदरवाइज़ ए क्या समझ लेगा कि उसने उसके ऑफ़र को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मतलब यहाँ पे बी की जो कंस्टेंट है, बी का जो इंडिविजुअलिटी है बी की, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रही है। तो इसीलिए ये ऑफर जो है वो हम वैलिड नहीं मानते इन द आइज ऑफ द लॉ, ठीक है। लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, दोनों ही पार्टीज़ की अपनी अपनी सहमति होनी चाहिए, अपने अपने एग्रीमेंट्स होनी चाहिए, अपनी अपनी वैल्यू होनी चाहिए, अपने अपने ओपिनियंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए ने बी को दबाव में डाला और बी ने ए के हाँ कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक नेगेटिव कंडीशन ये आ गई कि अगर ए जो है, ए ने कहा कि अगर बी जो है वो रिजेक्ट नहीं करता है ऑन मंडे तक, अगर वो मंडे तक रिजेक्ट नहीं करेगा मेरे प्रपोजल को, तो मैं क्या मान लूँगा कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब वो ज़बरदस्ती मनवाना चाह रहा है कि बी तुम एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव कंडीशंस होती है। तो ऑफ़र में कभी भी नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ऑफ़र जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। मैंने कहा किसी स्पेशल पर्सन के लिए भी हो सकता है ऑफ़र, और जो है पब्लिक के लिए भी हो सकता है। ये बता दिया है कि स्पेशल पर्सन के लिए भी हो सकता है, जैसे ए जो है वो बी के साथ ही, बी के लिए ही वो ऑफ़र है, सी को वो ऑफ़र नहीं देना चाहता है। और एक ऑफ़र जो है ए चाहता है कोई भी उसकी विलिंगनेस को फुलफ़िल कर सकता है, ठीक है। पब्लिकली उसने कह दिया कि कोई भी आके उसकी विलिंगनेस को अगर वो फुलफ़िल कर देता है, दैट इज़ वो किसका हकदार हो जाएगा, रिवॉर्ड का हकदार हो जाएगा, ठीक है। ऑफ़र जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये इम्प्लाइड भी होता है, ठीक है। ऑफ़र जो है जब भी हम कोई ऑफरर जो है ऑफ़र बनाता है, ठीक है, थ्रू वर्ड से आपने इवन कंटेक्ट करता है। एक ऑफ़र जो है विच जिसमें कि मेड, उसमें वर्ड्स होते हैं, और जो वर्ड होते हैं वो रिटन में भी हो सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है, ठीक है। जब आप एक्सप्रेस कर दो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी तरीके से ऑन द साइन ऑफ द वर्ड से, स्पोकन से, अगर आप बोल के, लिख के, कैसे भी करके आप मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने जो है उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज़ ए एक्सप्रेस। आप एक्सप्रेस करके उसे बता रहे हो, ठीक है। वहीं पर अगर हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एक ऑफ़र जो है वो कंडक्ट होता है थ्रू द एक्शन, ठीक है, उसके एक्शंस के। अगर वो जो ऑफररी है, ऑफरिंग, अगर कोई ऐसा एक्शंस करता है जिससे आपको ये पता चल जाता है ऑफरर को कि हाँ भाई जो आपका जो दूसरी पार्टी है उसके आपका जो ऑफर है वो क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, दैट इज़ ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट मीन्स ये क्या कहता है, ये कहता है अगर एक्सप्रेस ऑन द साइन ऑफ द वर्ड से बता दे, रिटर्न में लिख के बता सकता है, ओरल या फिर स्पीक करके बता सकता है, ठीक है, स्पोकन से बता सकता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जब आपने एक्शन ऐसा कुछ कर दिया है, एक्शन के थ्रू, ठीक है, कोई एक्शन ऐसा कर दिया है जिसके थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाता है, दैट इज़ ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस जब ए ने ऑफ़र दिया बी को, बी ने उसके सहमति दिखाई अपनी, एक्सेप्ट कर लिया उसके ऑफ़र को, दैट इज़ ए एक्सेप्टेंस,
ठीक है। यहाँ पे एक अमाउंट होती है एक्सेप्ट करने की और यहाँ पे प्रोमिसेस भी होती हैं, ठीक है। ये कोई भी अनकंडीशनली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं रखी जानी चाहिए एक्सेप्ट करने में। आप कोई कंडीशन नहीं रख सकते हो, बल्कि ऑफर जब भी आप बना रहे हो तो उसमें आप कंडीशन रख सकते हो। कौन कौन से रूल्स होते हैं रिगार्डिंग टू एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस जो है ओनली बी गिवन टू होम द ऑफर वॉज मेड, ठीक है। एक्सेप्टेंस केवल उसी वही बंदा देना चाहिए जिसके लिए वो ऑफर बना है, ठीक है। कोई मतलब अगर कोई आपका स्पेसिफिक ऑफर है, ठीक है, तो अगर वो बी के लिए ऑफर है तो बी की ही एक्सेप्टेंस मतलब कि बी की एक्सेप्टेंस जो है वो वैल्यूएबल होगी, ना कि सी की एक्सेप्टेंस, ठीक। किसी भी थर्ड पार्टी की कोई भी एक्सेप्टेंस उसमें वैल्यूएबल नहीं होगी, बी की ही एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि बी के लिए वो स्पेसिफिकली बना है। अगर जनरल ऑफर है तो कोई भी उसे क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए और एब्सोल्यूट होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो अमाउंट होगी वो काउंटर ऑफर के होनी चाहिए, कोई भी न्यूलिफिल्स नहीं होनी चाहिए ओरिजिनल ऑफर में, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कोई भी अनक्वालिफाइड टर्म्स उसमें नहीं दी जानी चाहिए ऑफर्स में। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड की बात करें तो यहाँ पे एक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। सच जैसे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होती है वो परमिसेबल होती है, ठीक है। लाइक जैसे कि ए ने जो है एग्री करता है टू बाय फ्रॉम बी को 100 बेल्स ऑफ हे फ्रॉम 1000 के एंड बी सेंड कर देता है ओवर द गुड्स, तो इसका मतलब है कि उसने उसका एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर लिया। इट मीन्स ये कहता है अगर ए ने कहा बी से, ठीक है, ए बी से कहता है कि उसे 100 बेल्स चाहिए, ठीक है, और बी ने अपने 100 गुड्स जो हैं उसको बेल्स के गुड्स चाहिए, ठीक है। अगर जो बी है अगर ये भेज देता है, ठीक है, यहाँ पे एक्शन किया बी ने, इसने भेज दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, इसने इसके ऑफर को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, दैट इज ए इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। टाइम की बात करें, विद इन ए टाइम में होना चाहिए। टाइम की बात करें विद इन टाइम होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम लिमिट होनी चाहिए, कोई भी टाइम लिमिट आपकी स्पेटुलेट नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस जो है एक रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए बिफोर द ऑफर लैप्स। ऑफर के लैप्स होने से पहले ही आपको क्या करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। अगर आप उसे बाद में एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर को आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑफरी से कुछ भी नहीं बताया है और आपने खुद ही उसमें कॉन्ट्रैक्ट में इतने सारे क्लॉज वगैरह डाल दिए हैं, ऑफरी को उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आपको ऑफरी का उसके बारे में नॉलेज देना चाहिए, उसे पर्टिकुलरली आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से क्लॉज डलवाए हैं, ठीक है। फेस टू फेस भी आप कर सकते हो, ठीक है, टेलीफोन के थ्रू भी आप कर सकते हो कि इसमें आपने ये चीज़ें डलवाई हैं, इतनी आपकी कंसिडरेशन की अमाउंट है, इस टाइम तक आपको जो है पेमेंट करनी है, इस टाइम तक आपको गुड्स मिल जाएंगे। तो ये सारी की जितनी भी सारी चीज़ें जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंतर्गत आती हैं वो ऑफरी को, जो ऑफर है उसको किससे कम्युनिकेट करना चाहिए, ऑफरी के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। उसके पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये सब का सब उसे कम्युनिकेट करना चाहिए विदाउट नॉलेज, बिना नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है ऑफरी को और फिर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, इट इज़ नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नहीं माना जाता, ये इथिकल नहीं होगा। ओके, थैंक यू।